गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब पर। हम साइंस के अंदर बॉटनी की एक क्लास प्रारंभ कर चुके थे पहले से ही, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट, पादपों में जनन तंत्र, या फिर ये मान सकते हैं कि पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। हमने जनन के दो प्रकार पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे थे कि दो जीवों की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने अगली क्लास में क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। पुष्प क्या होता है? पादप का लैंगिक जनन अंग होता है। इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पुष्प व्रंत पढ़ा था और पुष्पासन पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़े थे सहायक चक्र या फिर सहायक अंग। कौन कौन से सहायक अंग होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बाह्य दल। उसके बाद हमने पढ़े थे आवश्यक चक्र, और आवश्यक चक्र के आवश्यक अंग कौन कौन से थे? एक तो पुमंग था और एक जायांग था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पादप का जो लैंगिक जनन अंग है, पादप का जो लैंगिक जननांग है एंड्रोशियम पुमंग, उसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, पादप का जो लैंगिक जनन होता है ये होता है पुमंग। ये क्या होता है? पुमंग। और ये संख्या में बहुत ही ज्यादा होते हैं। संख्या में क्या होते हैं? अत्यधिक होते हैं। एक से लेके अनंत तक हो सकते हैं। एक से लेके क्या हो सकते हैं? अनंत तक हो सकते हैं। जो एंड्रोशियम है इसकी जो एक इकाई होती है, इसकी जो प्रत्येक इकाई है ये कहलाती है स्टैमन। ये क्या कहलाती है? स्टैमन, यानी पुंकेसर। क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। इसकी प्रत्येक यूनिट क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है या फिर स्टैमन कहलाती है। ठीक है, इसकी जो एक स्टैमन जो है इस स्टैमन की हर एक जो यूनिट होती है इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? जो स्टैमन है, स्टैमन के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है कनेक्टिव, और तीसरा होता है एंथर। एंथर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। एंथर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। एंथर जो है यानी जो पराग कोश है, ये पादप का जो पुष्प है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंग है या फिर भाग है। अब सबसे पहले देखते हैं फिलामेंट। जो ये फिलामेंट है इसको पुतंतु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पुतंतु बोलते हैं। जो कनेक्टिव है इसको बोलते हैं योजी, और एंथर को बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं। अब आपको स्टेमन की संरचना नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें पुतंतु यानी फिलामेंट जो है एक पतली तंतु रूपी संरचना होती है। ये क्या होती है? एक पतली तंतु रूपी क्या होती है? संरचना होती है, जो क्या करती है ऊपर जो इसके ऊपर जो एंथर है, इसके ऊपर जो क्या है? एंथर है। एंथर को फ्लावर से जोड़ के रखने का क्या करती है? काम करती है। फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट जो है ये एंथर को फ्लावर से जोड़ के रखने का काम कौन करता है? फिलामेंट करता है। कौन करता है? फिलामेंट करता है। दूसरा आता है कनेक्टिव या फिर योजी। योजी क्या करती है? दोनों पराग कोशों को दोनों जो एंथर्स हैं इनको जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? इनको जोड़ने का कार्य करती है। और इसके अंदर जो जो योजी है दोनों एंथर्स को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। और ये किससे बनी होती है? वेस्क्यूलर बंडल से बनी होती है। वेस्क्यूलर,
वैस्कुलर टिश्यू से क्या होती है, बनी होती है, या फिर इस कनेक्टिविटी में, सॉरी इस कनेक्टिव में यानी योजी के अंदर वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित होते हैं। अब आता है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलते हैं एंथर, जिसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर क्या होता है, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण पार्ट है ईच एंथर्स आर each anthers are bilobed structure। प्रत्येक जो पराग कोश है वो द्विकोष्ठीय संरचना होती है। कैसी होती है, द्विकोष्ठीय संरचना होती है, यानी ईच एंथर्स आर बाइलोब्डेड। बाइलोब्डेड का मतलब होता है द्विकोष्ठीय संरचना। द्विकोष्ठीय क्या होती है, संरचना होती है। और इसमें दो कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। देखो आपको नजर भी आ रहा होगा, एक तो ये कोष्ठ है और एक कोष्ठ ये है, ठीक है। अब जब एंथर का हम टीएस काटते हैं, एंथर का क्या काटते हैं, एंथर का जब टीएस काटते हैं तो हमको चार संरचनाएं नजर आती हैं उसके अंदर। दो तो एक पार्ट में नजर आती हैं, दो कहाँ पे आती हैं, एक पार्ट में नजर आती हैं, ठीक है। संरचना होती है कितने कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, यानी प्रत्येक पराग कोष में दो कोष्ठ उपस्थित होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ उपस्थित होते हैं। बाइलोब्डेड स्ट्रक्चर होती है। और ये होता क्या है, एंथर, एंथर फिलामेंट के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है। क्या होती है, कि फूली हुई संरचना होती है जिसके अंदर पाई जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, एंथर में, एंथर में भरे हुए हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, जो क्या करते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं, जो माइक्रोस्पोर का क्या करते हैं, निर्माण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंथर जो है इसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठों को बोलते हैं पराग कोष्ठ। इन कोष्ठों को क्या बोलते हैं, पराग कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष्ठ बोलते हैं, या फिर एंथर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर लोब कहा जाता है, ठीक है। ये जो एक, अब ये देखिए, एक तो ये है एंथर लोब, ये क्या है, एंथर लोब, ये क्या है, एक पूरा का पूरा एंथर लोब है। ये जो एंथर जो लोब है ये भी दो भागों में बटा है। ये भी कितनी संरचना में बटा हुआ है, दो संरचना में। इन संरचनाओं को बोलते हैं पोलन सैक। इन्हें क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। यानी जो पराग कोष्ठ है, जो एंथर जो लोब है, ये भी कितने भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, पोलन सैक, पोलन सैक बोलते हैं, यानी परागधानी। या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। यानी लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। यानी हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक जो पराग कोष होगा, द्विकोष्ठीय पराग कोष होगा, उसमें क्या होंगे, उसमें उपस्थित होंगे दो एंथर लोब। कितने, दो एंथर लोब और चार पोलन सैक। ये क्या है, एक पोलन सैक, दो पोलन सैक, तीन पोलन सैक और चार पोलन सैक। एक कंप्लीट क्या है, एक एंथर है। कंप्लीट क्या है, एंथर। इसके जो एक ये वाला हिस्सा है, केवल केवल कौन सा हिस्सा है, केवल एक साइड वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एंथर लोब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंथर लोब। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डाइथेकस एंथर है, क्या है, एक जो डाइथेकस
एंथर है, यानी एक जो डाइथेकस जो एंथर है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इसमें दो पोलन सैक होती हैं। इसमें क्या होते हैं, दो, हाँ, डाइथेकस जो एंथर होता है इसके अंदर दो एंथर लोब होती हैं और चार क्या होती हैं, पोलन सैक। और ये जो चार पोलन सैक वाली स्थिति है, यानी चार पोलन सैक वाली स्थिति, चार परागधानी वाली स्थिति को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। यानी जो डाइथेकस एंथर, इसमें दो एंथर लोब होते हैं और चार पोलन सैक होते हैं। और ये जो चार परागधानी या फिर चार पोलन सैक वाली जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाती है। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट ये तो है डाइथेकस के लिए। किसके लिए है, डाइथेकस के लिए। अगर मोनोथेकस हो, यानी क्या हो, मोनोथेकस, ये तो है द्विकोष्ठीय। यदि एकल कोष्ठीय हो, एकल एंथर, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक एंथर लोब होगी। क्या होगा, एक एंथर लोब होगा और दो क्या होंगे, पोलन सैक होंगे। दो क्या होंगे, पोलन सैक। तो डाइथेकस वाली जो स्थिति है जिसके अंदर चार पोलन सैक होते हैं, ये तो पाई जाती है कैप्सिला। ये किस में पाई जाती है, कैप्सिला। ठीक है, और जो मोनोथेकस वाली है ये पाई जाती है मालवेसी। ये किस में पाई जाती है, मालवेसी फैमिली में। कौन सी संरचना पाई जाती है, मोनोथेकस वाली संरचना पाई जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा है कि जो एंड्रोशियम है इसकी प्रत्येक यूनिट स्टेमन कहलाती है। स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट पुतंतु एंथर को फ्लावर से जोड़ने का काम करता है। यूजी दोनों पराग जो कोष्ठ होते हैं उनको जोड़ के रखने का काम करता है। और एंथर क्या है, एंथर वो भाग है जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है, जहां पे पोलन ग्रेन होता है। जहां पे क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, पराग कण बनते हैं जहां पे। ठीक है, और जो एंथर जो होता है ये बायलोब्रेड स्ट्रक्चर है। कैसी है, बायलोब्रेड स्ट्रक्चर है। बायलोब्रेड का मतलब द्विकोष्ठीय संरचना है। ठीक है, और जो प्रत्येक जो कोष्ठ है ये दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। और ये दो भाग कौन कौन से कहलाते हैं, इन भागों को बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं, पोलन सैक, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, यानी जो एक जो पराग कण है उसमें दो लोब हैं। कितने लोब हैं, अगर दो लोब हैं, एंथर लोब दो हैं, उसमें चार पोलन सैक होंगे। और ये स्थिति क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहलाएगी, टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाती है। और ये किस में पाई जाती है, कैप्सिला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कैप्सिला में प्रेजेंट होती है। दूसरी है एकल कोष्ठीय पराग कण, सॉरी एकल कोष्ठीय पराग कोष, यानी मोनोथेकस एंथर, यानी मोनोथेकस एंथर। मोनोथेकस है, नाम से ही पता चल रहा है, एकल कोष्ठीय, केवल एक कोष्ठ होगा। केवल क्या होगा, एक कोष्ठ होगा। इसमें दो परागधानियां होंगी। कितनी परागधानियां होंगी, दो परागधानियां। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मालवेसी कुल में प्रेजेंट होता है। किस में होता है, मालवेसी कुल में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमने यहां तक अभी तक क्या पढ़ा है, एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी है। क्या पढ़ी है, एंथर, यानी हमने
स्टेमन की स्ट्रक्चर को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? स्टेमन के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, पुंकेसर के स्ट्रक्चर को पढ़ा है। अब जब अपनी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर कैसा दिखता है, एंथर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एंथर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, एंथर में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एंथर का काम क्या है, एंथर का क्या है, काम क्या है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम क्या बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लगातार जुड़े रहिए चैनल से, आपको अच्छी शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। मुफ्त शिक्षा, समग्र शिक्षा, अच्छी शिक्षा। इसी के साथ धन्यवाद।